नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बीते हफ्ते 3 चुनाव हुए। इस पूरे साल में 9 चुनाव होने, 3 हो गए हैं, 6 बाकी। 3 पूर्वोत्तर राज्य में हुए और नतीजा कुछ इस तरीके से आया कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे राजनीतिक दलों में ये सोच के बैठे थे कि क्राइसिस होगी, हम क्राइसिस को मैनेज करने के लिए उतरेंगे, लेकिन क्राइसिस हुई ही नहीं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इन चुनावों में उस तरीके की बात नहीं थी। एक तरीके से यथास्थिति बरकरार हो गई। लेकिन आगे के लिए संदेश क्या है? 6 चुनाव और हैं इसी साल में और उसके बाद 2024 का बड़ा मुकाबला। ऐसे में नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी, जिसमें नरेंद्र मोदी मंच से खड़े होकर के कह रहे हैं कि हमारे 3 मंत्र हैं जीत के, वो लोग जो ईवीएम को दोषी ठहराते हैं उनको मैं अपना त्रिवेणी मंत्र बताना चाहता हूं। और दूसरी तरफ एक बात हो रही है जो लगातार 9 साल से हुई है, विपक्षी एकता। उसको लेकर के तमाम बातें हो रही हैं, कांग्रेस में उसकी भूमिका क्या हो और तमाम चीजें। तो आज मुकाबला में जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो है ये: 3 गए 6 बाकी, बीजेपी बनाम विपक्षी एकता, 23 में 24 के क्या है संकेत। आइए शुरू करते हैं मुकाबला। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। प्रदीप भाटी जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश जी प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के। अशोक कुमार ठाकुर जी नेता हैं बीजेपी के और चेयरमैन हैं नैफेड के, आपका बहुत बहुत स्वागत। अतुल पाटिल जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। और राकेश कपूर जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में। इसके अलावा रजत सेठी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और रिजू दत्ता प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस शो के फॉर्मेट में एक बात हम सब लोगों को बता दें, 1 मिनट का समय दिया जाता है सब लोगों को अपना शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए। तो सबसे पहले मैं अतुल जी आपसे शुरू करना चाहता हूं, आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, पिछले बार भी हमने 2017-18 में जो इन राज्यों में चुनाव हुए थे, करीब करीब हमने पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ये सारे राज्यों को हमने जीता था। हरियाणा एक हेयर मार्जिन से जो है 10 सीटें जो है 200, 250, 300, 40-30, 40-30 होते रहा। हरियाणा एक हेयर मार्जिन से गया। लेकिन इस बार जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा हुई है और उसमें बेरोजगारी और महंगाई और लोगों को जिस तरह से ये बात पता चली कि राहुल जी का चरित्र हनन करने के लिए हजारों करोड़ खर्चा किए गए, लेकिन ये इंसान तो देश के प्रति समर्पित है, ये भावना भी जो है वो लोगों में गई है। तो इस बार का जो चुनाव है जो प्लेन्स में हो रहा है, अभी 3 चुनाव तो वहाँ पर हो गए हैं, जहाँ हमने 13 लड़े थे, त्रिपुरा में 5 जीते हैं, मेघालय ने हमने 60 लड़े थे, 5 जीते। हमारी पूरी एक्सोडस हो गया था, एक्सोडस जो अभी भी शुरू है जम्मू कश्मीर में, जवाब नहीं है बीजेपी के पास उसका। तो नागालैंड में हम जरूर हारे हैं, हमें वहाँ आत्मचिंतन की बहुत ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर हमने सारे युवाओं को टिकट दिया था। इस बार यहाँ पर जिस तरह से चुनाव खत्म होते बराबर 50 रुपये सिलेंडर बढ़ा है और 410 का 1200 गया है, दूध हो, आटा हो, सारी चीज़ें रोज़मर्रा की, और जिस तरह से की बेतशरा बेरोजगारी है, यही मुद्दे जो है देश की जनता से जुड़े हुए हैं। इसी मुद्दे पर हम लड़ेंगे और जीतेंगे। चलिए अशोक कुमार ठाकुर जी। संकेत जी, जो परिणाम है वो बिल्कुल सीधा सीधा बताते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो बनी हुई है, लगातार बढ़ रही है। और जैसा उन्होंने कहा कि जो मंत्र है जीत का, त्रिवेणी जिसकी उन्होंने बात करी, अगर हम देखें तो आज हमें दूर दूर तक कोई विपक्ष में दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो ना रणनीति है, ना मुद्दे हैं और ना कैडर है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस बात को सिद्ध किया है। उसने जो लोगों के लिए जो काम कर रही है सरकार, वो भी मैं समझता हूँ कि सारा देश जानता है किस तरह से देश लगातार मजबूत हो रहा है। विचारधारा के स्तर पर जो काम हो रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर जो देश को आगे बढ़ाने के लिए जो काम हो रहे हैं, उन सबको भी देश की जनता रिकॉग्नाइज कर रही है। लगातार इस बात का को बार बार चुनावों के माध्यम से जहां जीत मिल रही है, तो लोग इस बात पर मैं समझता हूं कि मोहर भी लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो ठीक है और देश के हित में है। जी रिजू दत्ता, तृणमूल कांग्रेस, आपका शुरुआती वक्त। जो नतीजे आए हैं वो 3 राज्यों में, उसमें कुछ आशाजनक है, कुछ निराशाजनक है। त्रिपुरा में लोगों को हम समझा नहीं पाए, तो ये हमारी गलती, हम उनके पास वापस जाएंगे। और मेघालय के लोगों को हम प्रणाम करते हैं, हमें 5 विधायक देने के लिए। 6 महीने के प्रचार में हमें 15% वोट मिला है। और जो बीजेपी और विश्वगुरु कहते हैं कि हमने 3 सीटें जीत ली हैं और डंका बजा रहा है, जैसे 24 का इलेक्शन का ही जरूरत नहीं है,
उनको यह याद रहना पड़े चाहिए कि नागालैंड में बीजेपी चौथे या पांचवें स्थान पे है और मेघालय में उनको सिर्फ 2 सीटें मिली। लोकल पार्टियां जीती है, उनके साथ गठबंधन करके उनको डरा के धमका के उन्होंने सरकार बनाया है। हम लोगों के मुद्दे जो है बेरोजगारी, महंगाई, ये सब को लेके हम लोगों के साथ जाएंगे, हम लोगों के साथ गठबंधन करेंगे और हमें विश्वास है कि 2024 में बीजेपी की हार होगी, जरूर हार होगी। जी सत्यप्रकाश जी। देखिए संकेत जी, जो ये पूर्वोत्तर 3 राज्यों के चुनाव में जीत हुई है, मुझे आश्चर्य हुआ कि उस जीत पर प्रधानमंत्री कितना गौरव और उत्सव मना रहे थे। कोई विस्मयकारी जीत उनकी हुई नहीं, हर जगह वो पिछलग्गू हैं। एक त्रिपुरा को अगर आप देखें तो वहां उनकी सीटें घटी हैं, बढ़ी नहीं हैं। जहां तक विपक्ष की एकता का सवाल है, जब से नीतीश कुमार जी ने एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन के 7 पार्टियों का बिहार में बनाया, तब से विपक्षी एकता का स्वर इस देश में और ऊंचा उठा है और उनके उधर जाने से बेचैनी भारतीय जनता पार्टी की लगातार बढ़ी है। आप देखिए बिहार में जो बजट पेश हुआ, बिहार देश में जो सर्वाधिक विकास दर वाले राज्यों से उससे कुछ दशमलव नीचे है, तीसरे स्थान पे भी है तो कुछ 1-2 पॉइंट नीचे है। बिहार की सरकार की जो 3 योजनाएं थी उसको नरेंद्र मोदी सरकार ने हूबहू नकल किया, चाहे वो घर घर नल का जल हो, चाहे जीविका योजना हो, चाहे वो सड़क योजना हो, तो बिजली की योजना हो, तो इसको नकल किया है। तो इस बात का परिचायक है कि विपक्ष में नेता बहुत जिम्मेदार हैं, जिनका कोई मॉडल है, जिनकी राजनीति का एक पृष्ठभूमि है और विपक्ष की एकता इस बार तय है। जी ठीक। प्रदीप भाटी जी। देखिए संकेत जी, 2-3 मुद्दे हैं। एक तो सबसे पहले कि हमें इस नैरेटिव में नहीं फंसना चाहिए कि हम किसी व्यक्ति से 2024 में लड़ने जा रहे हैं। हमारे पास मुद्दे बहुत हैं, जनता बहुत परेशान है, त्रस्त है। और एक दूसरी तरफ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बीजेपी एक विचारहीन पार्टी है। आप देखते चलिए कैसे वो विचारों को बदलती है। नॉर्थ में कुछ और उसका विचारधारा है, उसकी कोई वैचारिक कोई भी दोगलापन है विचारों में। आप देखिए यहाँ पे जो मेघालय में जिस पार्टी के अगेंस्ट वो लड़ रहे थे, उसका टोटल जो इलेक्शन हुआ मेघालय का, वो इस बात पे हुआ कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार। और आप देखिए उन्होंने सबसे पहल करके सबसे पहले उन्हीं का दामन थाम लिया। तो वैचारिक जो खोखलापन है बीजेपी का, आपको ये साफ नज़र आता है। दूसरी तरफ आप ये देखें, अगर ये नॉर्थ ईस्ट के चुनाव भी देखें, त्रिपुरा को भी आप देख लें तो लगभग 10% उनकी वोट शेयर नीचे आई है। उप मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, मुख्यमंत्री मात्र 1200 वोट से जीत पाए। तो और वोट सीटें कम होगी, 10 से 11 अलायंस के साथ उनकी सीटें कम होगी। मेघालय में तो उन्होंने 43 सीटों में उनकी जमानत जब्त होगी। तो आप ये सोचें अगर हम कि बीजेपी बहुत ज्यादा। वापस आएंगे भाटी साहब, आपके पास समय क्योंकि कम है। राकेश कपूर जी। देखिए संकेत जी, बड़ा स्पष्ट है कि इन जो उत्तर पूर्व के चुनाव परिणाम है, इनसे किसी पार्टी को ना तो बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है और ना बहुत ज़्यादा गमी में जाने की ज़रूरत है। एक त्रिपुरा को अगर छोड़ दें तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि वहाँ पर भाजपा ने अपनी जो पहचान है वो बनाने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर पूर्व में उनकी अगर कोई पहचान है, हालांकि त्रिपुरा का जो चरित्र है वो दूसरे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनसे भिन्न है। मैं त्रिपुरा जा चुका हूँ और अगरतला में मैंने देखा था कि इस तरफ काजी रोड है हिंदुस्तान में, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में बम्बनवाड़ी है। तो इस तरीके की वहाँ का चरित्र है और उसको जो कि पूर्वोत्तर के राज्यों के चरित्र से अलग है। और पूर्वोत्तर के राज्यों का जहाँ तक प्रश्न है तो मैं अभी बाद में थोड़ा तबसरा करेंगे तो इसका खुलासा होगा। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर चूंकि केंद्र पर उनकी निर्भरता रहती है, इसलिए हम इस प्रकार की राजनीति के नतीजे देखते हैं वहाँ पर। रजत सेठी। संकेत जी, अगर कुछ लेसन सीखने योग्य अगर हैं नॉर्थ ईस्ट से, तो मुझे जो सबसे बड़े लेसन दिखते हैं वो यही है कि कृत्रिम गठबंधन जो कागजों पे बनाए जाते हैं, उनका जो हश्र होता है वो हम लोगों ने देखा कि कैसे कांग्रेस और लेफ्ट ने जिस तरह से अलायंस बनाया उसका हश्र हुआ। आपको ये भी ध्यान देना होगा कि एनपीएफ जो एनडीपीपी की पूर्व पार्टी थी जब ये संगठित थे और रियो जी इसकी लीडरशिप के लेते थे, तो ये एनडीए के साथ पिछले कम से कम 25 साल से एक साथ है।
तो ये गठबंधन कन्वीनियंस के गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन ऐसे रहे हैं जो 20-20, 25-25 साल तक रहे हैं। आप कॉनराड जी के पिताजी को देखिए, जब पीएस संगमा जी थे उनको किस तरह से एनडीए का सपोर्ट मिला था। तो ये सारे अलायंसेस आज बन गए हों किसी परिस्थिति में, ठीक है, चुनाव के दौरान हर पार्टी आके अपने जनादेश को बढ़ाने की कोशिश करती है, और इसलिए जरूर मेघालय में हमने देखा कि टेम्पररी दोनों पार्टीज अलग हुई, लड़ी चुनाव और वापस आई, 5 साल जैसे एक साथ थी सरकार में। तो मुझे ऐसा लगता है ये सब 1 महीना पहले अलायंस बना दीजिए लेफ्ट और कांग्रेस का, केरल में लड़ रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, और यहाँ पे मिल रहे हैं इसलिए क्योंकि कन्वीनियंस की राजनीति है, और बड़ा कोई नेता आने से घबरा रहा है, ना राहुल गांधी आ रहे हैं ना खड़गे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ आ गए तो केरल में क्या मुंह दिखाएंगे। तो ये सब जो द्वंद है ना, इनका सोल्यूशन ढूंढना होगा अगर गठबंधन को एकता दिखानी है। बिल्कुल बिल्कुल। केरल का क्योंकि जिक्र भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा किया गया था कि आप यहाँ लेफ्ट के साथ कांग्रेस अलाइनमेंट कर लेती है, वो केरल के लोग माफ नहीं करेंगे, तो केरल पर भी निशाना साधा है बीजेपी ने। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मुकाबला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मैं अतुल जी आपके पास पहले आना चाहता हूं। आप मुझे ये बताइए कि आपने बड़ा ये जो डीप विश्लेषण करके हमको ये बताया कि यहाँ इतना था, हम इतने लड़े और इतना पाए, और स्ट्राइक रेट और ये और वो, मोटी मोटी बात ये रहती है कि राजनीति में जो जीता वो सिकंदर, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इन 3 राज्यों में कुछ नहीं कर पाई। शुरुआत जो हुई 2023 की वो उस तरीके से नहीं हुई, आपको भी ये मानना पड़ेगा, जिस तरीके से आप शायद उम्मीद रख रहे थे। ऐसे में मैं विपक्षी एकता की ओर जाता हूं। खड़गे जी का ये कहना कि हम मुख्य रूप से एक पार्टी रहेंगे और सब लोग साथ आ जाएंगे, उसके बाद फिर तमिलनाडु में जाकर के उन्होंने बोला कि नेतृत्व उतनी बड़ी बात नहीं है, बस हम सब साथ आ जाएं। देखिए, ये बात तो नीतीश कुमार जी ने भी कही थी, ये बात शरद पवार जी ने भी कही थी, ज्येष्ठ नेता है और उनको अनुभव है। नीतीश कुमार जी को तो एनडीए का भी अनुभव है, जिस तरह का बर्ताव एनडीए अपने पार्टियों के साथ करती है, अलायंस पार्टियों के साथ। अतुल जी 9 साल हो गए नहीं ये बात करते करते। नहीं, एक बात आप समझिए कि किसी पॉलिटिकल चीज को होने के लिए एक समय का भी होना जरूरी होता है। 9 साल इतनी बड़ी चीज नहीं होती है। 1995 से 2004 तक हम तब भी सत्ता के बाहर रहे थे, ऐसी बात नहीं कि नहीं रहे थे। तो ये 9 साल कोई बहुत बड़ा पीरियड है ऐसा मानना कोई सही होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन एक आप देखिए कि गोमांस जो है, बीफ जो है, वो हम खिलाते हैं, बीजेपी खिलाती है मेघालय में, और यहाँ उसके ऊपर लोगों को मारती है। तो ये दोगलापन है, सामने आया है। अब बीजेपी, हमने सीपीआई के साथ गठबंधन किया, उसके ऊपर बात रखती है। तो आप मुझे दोगलापन से एक मिनट अपने एक आखिरी कथित दोगलापन 5 सेकंड उसकी तुलना कर 5 सेकंड। बीजेपी ने ऐसे कौन सा दल है कांग्रेस छोड़कर इस देश में जिसके साथ गठबंधन नहीं किया है? पीडीपी के साथ तो जिस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद स्वेरिंग इन हो रहा था, ये वाली सुनिए, तो पाकिस्तान को उन्होंने धन्यवाद दिया था जहाँ पर मोदी जी खुद बैठे। चलिए पीडीपी, तो ये सारी चीजें, लेकिन दोगलापन की बात नहीं। देखिए, अभी जब राष्ट्रीय स्तर की बात आती है, अभी त्रिपुरा की बात है तो 36% सीपीआई और कांग्रेस को मिला है, 20% तिमोता को मिला है, प्रज्योत जी को मिला है, वो 56% हो जाता है। हमारी ये कमी वहां जरूर रही है, एंटी इनकम्बेंसी जम के थी वहां पर। हमारी कमी ये जो रही है कि हम, एक सेकंड अतुल जी, मैं तो नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्यों के नतीजों से आगे जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अब आगे क्या, तो वो सीख क्या है? मैं सत्यप्रकाश जी आपसे जानना चाहता हूं। पूरी नहीं हुई, जो प्लेन्स की बात कर रहा था। देखिए, अभी महाराष्ट्र में पिछले साल भर में जितने भी चुनाव हुए, बाई इलेक्शंस, जितने भी बाई इलेक्शंस हुए, चाहे वो विदर्भ में हो, मराठवाड़ा में हो, पश्चिम महाराष्ट्र में हो, हर जगह चुनाव हारे। विशेषकर कस्बा जो इनका गढ़ रहा है और नागपुर, ये दोनों जगह चुनाव 2-2 बार हारे हैं, एक बार नहीं। नागपुर में 2 बार हारे, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी और टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी। वो बात आपकी सही है। सुनिए एक ही बात, छोटी लड़ाई और बड़ी जंग की बात है। नहीं, बड़ी जंग में बता रहा हूं, छोटी लड़ाई जीत जाते हैं, बड़ी जंग हार, बड़ी जंग भी जीते हम। मैंने 5-6 स्टेट जो बताए आपको, पिछले बार हम 18 में जीते थे। अभी हमारे साथ अलायंस में सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स नहीं है, तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जो है वो अलायंस का भी आप जो है वो फैक्टर में आना चाहिए। अशोक जी, इससे पहले कि आपके पास आऊं, सत्यप्रकाश जी आपसे जानना चाहता हूं, ये जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, इसमें जब खड़गे जी अपनी पार्टी के नेताओं को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए जब महाधिवेशन में बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि कांग्रेस मुख्य दल होगा और सब लोग साथ आ जाएंगे। लेकिन जब वो तमिलनाडु जाते हैं तो ये बात नहीं बोलते। ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये कब होगा ये समझौता, और ये होना जरूरी भी है या नहीं? ये होना बहुत जरूरी है। इसके 2 पहलू हैं।
एक तो कि खड़गे जी ठीक है अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस को भी ये बात भली भांति पता है और विपक्ष के लोगों को भी पता है कि बिना कांग्रेस के और बिना विपक्ष की तमाम क्षेत्रीय दलों के कोई विपक्ष की एकता का निर्माण नहीं हो सकता। जदयू ने शुरुआत में ही कहा कि बिना कांग्रेस के कोई बड़ी विपक्ष की कल्पना हम नहीं कर सकते। सत्यप्रकाश जी, कहां हो रहा है निर्माण, आप बताइए। नहीं, जिस तरह जो बीआरएस है, के चंद्रशेखर राव वो कांग्रेस से खफा, ममता बनर्जी की टीएमसी कांग्रेस से खफा। अभी मैं रिजू दत्ता के पास जाऊंगा, वो बोलेंगे कि हम बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे कांग्रेस से। उन्होंने कल ही हमारे कार्यक्रम में, क्यों रिजू जी, क्या मैं सही कह रहा हूं? बंगाल में आप अकेले जाएंगे या कोई समझौता करेंगे विपक्षी एकता का? बंगाल में तो कांग्रेस जिनके जो सीपीएम और बीजेपी के साथ गठबंधन में, उनके साथ जाने का सवाल कर रहे हैं। ठीक। दूसरी तरफ अब मेघालय में आप 5 ले आए, तो क्या आप वो वहां पर आप नहीं चाहेंगे कि आप सांसद भी लड़ें? रिजू जी, देखिए, मेघालय में हमें 5 सीटें मिली है। आगे की अभी भी समीकरण बहुत बाकी है, क्योंकि कांग्रेस जी 2 इंडिपेंडेंट विधायक और ठीक बीजेपी के है, 2 विधायक मैं बस वो बात का सार निकल आया। तो मैं अब आपके पास जाना चाहता हूं भाटी जी। देखिए, यही एक दिक्कत है। अब अगर आपकी पार्टी की बात कर लें तो अखिलेश यादव ने, जब वो भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी, उन्होंने बोला कि हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती, हम उसमें नहीं जाएंगे। ना मायावती गई, ना अखिलेश गए, ना और कोई दल गया। ऐसे में आप मुझे बताइए, ये विपक्षी एकता जो है वो नाराज फूफा की तरह तो नहीं हो गया है कि हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे तो हम उनसे बात नहीं करेंगे, उन्होंने विद फैमिली कार्ड में नहीं लिखा तो हम उनकी शादी में नहीं जाएंगे? ये तो कुछ वैसी वाली स्थिति है। देखिए संकेत जी, ये कहना गलत होगा कि ये उनकी एक अपनी पार्टी का प्रोग्राम था, उसमें विपक्ष का वहाँ होना कोई ज़रूरी नहीं था। हमने तो सभी तरह के गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो पहल KCR जी कर रहे हों, चाहे स्टालिन जी कर रहे हों, या जेडीयू। पर भाटी जी, कांग्रेस के साथ गठबंधन आपने 2017 में किया, फिर ना 19 में किया, ना 22 में किया, ये फैक्ट है। और उस समय के बयान अखिलेश यादव के हर किसी को मालूम है, उन्होंने बोला कि इसकी जरूरत नहीं है। देखिए, उनकी विचारधारा से हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती। उनसे ऊपर ये होता है कि जनता के मुद्दे होते हैं। ये गठबंधन किसी जैसे कन्वीनियंस के गठबंधन ज़्यादा दिन चलते नहीं है। आपको किसी विचारधारा के साथ चलना होगा। जिस तरह से हम समाजवादी लोग हैं, असमानता की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आप संविधान के मूल्यों की बात करें तो उसके आधार पे हम हर उस पार्टी के साथ है जो इन मूल्यों के साथ है, जो समाजवादी बाबा साहब लोहिया जी के साथ है, उनकी सब विचारधाराओं के साथ है। आपके गठबंधन एट अ ग्लांस, आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, टूट गया। मायावती के साथ गठबंधन किया, टूट गया। छोटे छोटे दलों के साथ किया। ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं अखिलेश जी AC से निकलें। इस तरह आपके गठबंधन का ट्रैक रिकॉर्ड तो ये है। ऐसे में आप क्या गठबंधन करेंगे? देखिए, सब अपने कन्वेंस से, आप अगर बात करें राजभर जी की अपनी महत्वाकांक्षाएं, उसके कारण वो ये बातें कर रहे हैं। जो चुनाव से पहले कुछ अलग बात कर रहे थे, उस नेता के लिए कह रहे हैं जो 12,000 से ज़्यादा किलोमीटर चल के आए, उनको कहें, अगर ये सब बातें कहें तो आप समझ में आता है कि वो किसके हाथों में खेल रहे हैं। तो उनकी बात करने के बजाय और भी जो भी आप देखिए, फिर कैसे विपक्षी एकता? नहीं, विपक्षी एकता अगर पहले तो मैंने वही कहा, इसीलिए मैंने इसकी तुलना नाराज फूफा से की। नहीं, रिजू दत्ता आना चाहते हैं। देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूं कि विपक्ष मुद्दों पे एक है, भले ही साथ में गठबंधन होना हो। और मैं आपको एक चीज मतलब बताना चाहता हूं कि ये 24 की इलेक्शन अगर आपको विधानसभा के नजरिए से देखें, मतलब कि जो जहां पर स्ट्रांग है वो अगर विधानसभा की तरह, अरे पर रिजू जी, ऐसे नतीजे थोड़ी आते हैं। इस हिसाब से तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 7 सीटें जीत जानी चाहिए थी, एक भी नहीं जीते। कुछ मुद्दों पे तो हम कांग्रेस और बीजेपी को साथ पाते हैं। मैं एक चीज यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का 100-150 सीट पे डायरेक्ट लड़ाई है, वो अपना समझे। मैं ये मानता हूं कि बंगाल हम समझ लेंगे, अखिलेश जी यूपी समझ लेंगे, स्टालिन जी तमिलनाडु, जिसमें 93 सीटें जो है वो बीजेपी ले गया। कांग्रेस से जो डायरेक्ट फाइट वाली सीटें थी बीजेपी की, उसमें 93 सीट्स पर स्ट्राइक रेट बीजेपी का। तो आप कह रहे हैं वो वहां कांग्रेस फोकस करें, इधर उधर ना जाए। बीजेपी के साथ गठबंधन में है तो वो। राकेश कपूर जी को मैं लाना चाहता हूं, उसके बाद अशोक जी। देखिए संकेत जी, बड़ी स्पष्ट सी बात है कि जब हम इस प्रकार के गठबंधन की बात करते हैं ना, तो उसमें एक पॉइंट मिस होता है बहुत बड़ा। और वो पॉइंट क्या है? वो है इस देश की जनता। उसको हम मिस करके और जो शिखर राजनीति के जो गठबंधन है उनको तय करने लगते हैं।
बेशक आज स्थिति वैसी नहीं है जैसी कि 1967 के ज़माने में जब डॉक्टर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था, वैसी थी। आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं, लेकिन हमें ध्यान में रखना चाहिए कि 1972-73 में, जब 1971 में इंदिरा जी की बहुत ज़बरदस्त जीत हुई ना, तो जनसंघ के नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने एक नारा दिया था, और मेरी उनसे बात हो रही थी सेंट्रल हॉल में, तब उन्होंने मुझे याद दिलाया था, वो 2-3 साल पुरानी बात हो गई, कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये नारा दिया था, चूंकि इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द जो कैपिटलिस्ट थे उस जमाने के, वो आसपास इकट्ठा होने लगे थे, और इंदिरा जी जो जीती थी वो जनता के वोट से जीती, गरीबों के वोट से जीती थी, गरीबी हटाओ नारे के बाद। तो आज कमोबेश जो कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया ना रायपुर में, हमें उस पर बड़ी पैनी निगाह रखनी होगी। उन्होंने जिस तरीके से बैकवर्ड क्लासेस और इन सब को, और दूसरे जो SC ST इन सब का जो रिजर्वेशन किया है, वो महिला और उसके बाद और दूसरे अल्पसंख्यक, तो इस तरफ हमें ध्यान देना होगा कि कांग्रेस अब अगली उसकी रणनीति क्या है। चूंकि माने या ना माने, स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, मगर कांग्रेस आज भी इस देश की भाजपा के बाद सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी दूसरी पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी है। इसलिए उसकी अगुवाई में विपक्षी एकता हो सकती है। यूपीए में आप 206 थे। सुनिए, पहले हम 145 थे, और दूसरे बार 206 थे, पर अब आप 50 भी नहीं हैं। जैसा इन्होंने कहा कि विमर्श जो है, ऐसा नहीं है। देखिए, 1-2 चुनाव से आप देश के इतिहास को और देश के भविष्य को तय नहीं कर सकते। अभी जैसा राकेश जी ने कहा कि ये अगुवाई करना, नेतृत्व करना, वो जब बात सामने आएगी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे ही यूपीए था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे। लेकिन वो पोस्ट इलेक्शन अलायंस था। फिर 2009 का जो था वो तो प्री पोल अलायंस जैसे ही चला। ऑब्वियसली दैट वाज प्री पोल। तो एक बात ये है कि समय की जरूरत और हमें क्या करना है, ये शीर्ष नेतृत्व सारे पार्टियों का, सारे दलों का जानता है। पर क्या कांग्रेस के अंदर ये विचार है, या आप ये मानने को तैयार हैं कि जो क्षेत्रीय दल जो लायक हैं, काबिल हैं, और वो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे। आप देखिए, गोवा में 2 क्षेत्रीय दल गए, उनमें से एक तो अब नेशनल पार्टी हो गई है, आम आदमी पार्टी, और वहां पर उन्होंने अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया। अब वो कैसे आपको स्पेस दे देंगे? एक बात समझिए आप, उनके मन में तो उम्मीद होगी ना। ऐसा है कि जरूरत के हिसाब से पॉलिटिकल थिंकिंग भी बदलती है। इट्स परसेप्शनल। आप कह रहे हैं आज विधानसभा में ऐसा हुआ तो कल लोकसभा में ऐसा होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। छोटी सी बात मैं आपसे पूछ दूं, अब ये जो हिंडनबर्ग और अदानी का मुद्दा है, उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि एक कमेटी बनेगी, उसमें बहुत सारे ऐसे नॉन बीजेपी दल हैं, विपक्ष के दल, जिन्होंने इसका स्वागत किया। आपने किया? कांग्रेस कहती है, बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बोला कि नहीं, हमें तो जेपीसी चाहिए। बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट से नहीं होगा। बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा दिया है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, वो केवल सेबी तक सीमित है। लेकिन जिस तरह से अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन हुआ है, जो बिल हम आज बिजली के बिल ज्यादा दे रहे हैं, जिस तरह से कोयला महंगा लिया गया, उसके अधीन नहीं आता, सिर्फ शेयर मैनिपुलेशन। इसलिए जेपीसी जो इंक्वायरी कर सकती है, देश का सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकता है। ये अंतर हमें समझना पड़ेगा। मैं अशोक कुमार जी के पास, जेपीसी ही उसमें योग्य है, और जेपीसी की मांग जो है, ठीक है। चलिए, मैंने यहाँ पर एक ब्रीफ मेंशन इसका इसलिए किया ताकि चर्चा में ये बात आए। हालांकि मुख्य मुद्दा जो है वो 24 की लड़ाई के लिए कितने तैयार, मोदी बनाम क्वेश्चन मार्क, क्या होगा, उसके बारे में बात हो रही है। अशोक कुमार ठाकुर जी, आपको लगता है कि विपक्षी एकता ठीक है ना? अगर सब आना चाहते हैं, क्यों ना आए? क्या आप ये दावा करते हैं कि आप बेस्ट हैं? क्या आप जो कर रहे हैं, आपकी पार्टी जो कर रही है, वो बेस्ट है? मतलब और कोई दिक्कत ही नहीं है देश में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी जो काम कर रही है उसका अपना एक एजेंडा है, अपना एक दायरा है, अपनी एक विचारधारा है, और उसको लेकर काम कर रही है। और उस जब हम काम कर रहे हैं तो उसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, और एक आप कह सकते हैं कि एक कंस्टिट्यूंसी है, एड्रेस है, एक वोटर है, एक साइजेबल वोटर है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं। अब विपक्ष की जब आप बात करते हैं तो विपक्ष, कांग्रेस और बाकी जो पार्टियां हैं, तो ज़्यादातर पार्टियां कांग्रेस से ही रिवोल्ट करके निकली हैं, और दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और एक ही वोट को दोनों साधना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर जब एक ही वोट को 2 पार्टियां साधना चाहेंगी तो कंपटीशन उनके बीच में है। हमारे और उनके बीच में तो कंपटीशन नहीं है। हमारे साथ कहाँ कंपटीशन है? आप बताइए। त्रिपुरा में ये एक बात कई बार कही जाती है, त्रिपुरा में हमारे साथ कहाँ कंपटीशन हुआ? कांग्रेस के साथ यूपीए में जितने भी दल साथ में रहे थे, वो दलों को नुकसान नहीं हुआ है,
साथ में गए आगे। और 2004 से 2014 तक के मुझे जितने अच्छे से याद पैरामीटर्स है राहुल गांधी का जितने बयान पैरामीटर्स 2009 में उन्होंने बोला कि अब हमको अपने बल पर सरकार बनानी चाहिए, हमको वो हर घटक दलों की भूमिका जो है उसको कम करनी है। नहीं, उन्होंने उसमें ये नहीं कहा लालू और था। पासवान भी अलग हो गए थे। लालू और पासवान देखिए किसी का इस मामले ऐसे अगर आप देखेंगे तो पासवान जी का तो मौसम वाली बात है। हर अलायंस में पासवान नाराज नहीं, लालू नहीं हुए कभी। हाल फिलहाल लालू ये कभी नहीं हुए। नड्डा जी नहीं, आपको गलत सुना। हाल फिलहाल ये 2009 बात में नड्डा अलग जी हो ने बिहार में लालू अपने कभी अलग कार्यकर्ताओं नहीं को संबोधित करते हुए कहा कि हाँ, क्या भारतीय जनता पार्टी अकेले देश में किसी घटक दल के साथ नहीं रहे, हर राज्य में अकेले सरकार बनाई। ये बात पर हर उन्होंने पार्टी कही। विस्तार करना वो चाहती है। चाहती है। आप समझिए कि जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा है, नीतीश कुमार जी जब सरकार बनाए तो वो विपक्ष जोड़ने की यात्रा पर दिल्ली आई, तमाम घटक दलों से मिले। कुछ पार्टियां हैं जिनको राज्य की राजनीति के कारण थोड़ी कांग्रेस से परहेज है, लेकिन जब वो पार्टियां लगातार 10 साल भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की मुखालफत कर रही है और राष्ट्र का जब 2024 में चुनाव होगा तो उनको उस साथ समय में वो आना कहां पड़ेगा। बैठेंगे? जी पहला रिजु पॉइंट रिजु है। दत्ता, मैं आपके और पास आना चाहता हूं उसके 63% बाद। वोट है विपक्ष रिजु में। दत्ता, ये शायद एक संदेश है और एक इशारा है आपकी पार्टी की तरफ कि एक बड़े कॉज के लिए आप अपने आप को कहां पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मतलब जिसका विरोध कर रहे हैं वो विरोध करते करते उसी को लाभ पहुंचा दे, यही आपका सार है ना बात का। रिजु दत्ता देखिए, बात यह है कि अगर आप बीजेपी के बाद खुद को ये कहते हैं कि आप सबसे बड़े पार्टी हैं, तो आपका दिल भी सबसे बड़ा होना चाहिए। तो एक बाई इलेक्शन जो बंगाल में हुआ सागोटडिघी में, आप कैसे सीपीएम के साथ हाथ मिला लेते हैं, और आपके यहाँ के जो प्रदेश के नेता हैं अधीर चौधरी कह रहे हैं कि बीजेपी ने भी हमारा मदद किया। हमको नहीं कह रहे हैं या फोन में नहीं कह रहे हैं, मीडिया के सामने ये बात बोल रहे हैं। मैं मानता हूं कि तो नीतियां आप बदलनी अगर- चाहिए। इस तरह अगर की आप- कांग्रेस की अगर इस तरह की नीतियां हैं तो वो बदलनी भी चाहिए। एक सेकंड, नहीं, पर देखिए अगर समूचे विपक्ष की बात हो रही है तो लेफ्ट भी तो उसी विपक्ष का हिस्सा है। बिल्कुल। बीजेपी ने कोई मदद की है ये कांग्रेस पार्टी कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अगर किसी ने कहा है तो कांग्रेस उसके साथ नहीं, वो विचार के साथ नहीं है। कांग्रेस आज इस देश के लोकतंत्र के अच्छा, लिए, ये रिजु इस दत्ता देश का के right to संविधान के लिए और इस देश के भविष्य के लिए लड़ रही है। जी, रिजु तो दत्ता आपको रिजु जल्दी जी से को राइट ये- टू रिप्लाई, क्योंकि आपकी बात का जवाब दिया अतुल जी ने। अरे जल्दी से। मैं सिर्फ इनसे कह रहा हूं जो यहाँ पर कांग्रेस के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं सर, आपके जो बॉस हैं, जो अभी तक पार्लियामेंट के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का भूमिका निभा रहे थे, अधीर रंजन चौधरी का स्टेटमेंट है ये। आप बोल रहे हैं उनके साथ आपके शायद आप अपने नेता को विरोध नहीं कर सके, लेकिन मैं यहाँ बैठ के कर रहा हूँ कि बीजेपी के साथ हम कभी नहीं जा सकते और बीजेपी के साथ हम है ये सोच भी नहीं सकते। चलिए, मैं एक बार रजत सेठी बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं, अभी आता हूं भाटी, अभी वापस आऊंगा। रजत सेठी क्योंकि रिमोट उससे जुड़े हैं ना हमारे साथ, तो उनको ये ना लगे उनको हम भूल गए। रजत सेठी जी, वो होता है। देखिए संकेत जी, ये सब आप लोगों को दूर से अगर आप लोग एनालिसिस करेंगे तो लगेगा कि चुनाव तो फेविकॉल है, एक साथ सब कुछ ना कुछ जोड़ते जाओ, चिपकता चला जाएगा कागजों की तरह। ऐसा होने नहीं वाला है। देखिए, मूल समस्या है क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी की। और मैं नसीहत देने की स्थिति में तो नहीं हूं विपक्ष को, लेकिन जहां जहां सरकारें हैं विपक्ष की, अगर वो ठोस मॉडल रखें और उसको ढंग से प्रेजेंट करें पब्लिक में, तो शायद फिर भी लगेगा कि चलो कॉमन एजेंडा है। यहाँ पे सब आपस में तो लड़ ही रहे हैं। आप इनके जितने भी स्टेट्स हैं, आप राजस्थान में देखिए क्या माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है या क्या पिछड़ों के साथ हो रहा है। छत्तीसगढ़ देखिए कैसे पुलिस डंडे लाठियां किसानों पे बरसा रही है, या आप बंगाल की इकोनॉमिक स्थिति देखिए, तमिलनाडु की बुक्स देखिए, आप फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है तमिलनाडु की। मैं बहुत फैक्चुअल बात कर रहा हूँ सर, मैं राजनीति के अखाड़े में उतरना नहीं चाहता। आपको बहुत सारे लोग काउंटर कर रहे हैं मैं आपको रजत, सिर्फ इतना कहूंगा कि क्योंकि अगर ऐसा credibility आइसोलेटेड कब तक केस की- देखेंगे तो हर राज्य में मिलेगा। नहीं, ठीक है, आप मॉडल रखिए ना, जनता को डिसाइड करने दीजिए। हरियाणा में जिस मॉडल तरह से है, पीटा गया, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बेरोजगार युवकों को पीटा गया, मॉडल है। कर्नाटक में आज ही 8 करोड़ मिले एमएलए के पास। ना आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन था, ना राइट टू फूड था आपके पास कोई मॉडल नहीं था। 11 बार इस देश में सिलेंडर का दाम बढ़ गया और 80 करोड़ लोगों के जेब में पैसा नहीं है कि वो सामान खरीद सके। उनको आप 5 किलो चावल जरूर बांट देते हैं, उससे राष्ट्र नहीं चलता। अशोक राष्ट्र चलता है ठीक है, समाज के आखिरी हाशिए पे लोगों को पहुंचाने मेंशन करना चाहिए। अशोक जी, ऐसा क्यों होता है कि चुनाव जैसे ही खत्म होते हैं उसके बाद आपको याद आता है कि सिलेंडर बढ़ा दो? बंगाल का जो चुनाव जो है वो जैसे ही वो सारे फेजेस खत्म हुए, पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम बढ़ने शुरू, और उसके बाद जब नतीजा आएगा आप बोलेंगे देखो जनता हमारे साथ। नहीं, निश्चित तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा,
तो वो परिस्थितियों के अनुरूप लिया गया और ये लोग परिस्थितियां 11 बार से चल रही है ठाकुर जी। फिर वही बात है, लोग उसको समझ रहे हैं नहीं, इन नहीं, परिस्थितियों सब्सिडी में। खत्म कर दी है अगर पूरी। आप वैश्विक स्तर पर आपने देखेंगे जेब तो से परिस्थितियां आपने हैं। लोगों का इस देश में जेब खाली करने का काम किया है पिछले 5 सालों में। उसको बाद में मुख्य compensate मुद्दे किया पर जा एक रहा है। बार लौटना पड़ेगा तो ये और विषय मुख्य मैं मुद्दा है अंत में कि केवल ये इतना ये कहूंगा। सारी बातें क्या जनता देखिए, तक विपक्ष मजबूती से पहुंचा सकती है मैं या एक नहीं? बात यहाँ भाटी ऐड जी। करना, एक बात यहाँ हाँ, ऐड जल्दी से। करना चाहता हूँ। एक और एक प्लस एक 2 भी होता है, एक और एक 11 भी होता है, और एक में से एक माइनस करें तो जब 0 भी जुमला होता है ना तब 1 और 1 11 होता है, आज नहीं आप तो 1 और 1 2 ही होता है। विपक्ष जो सपने देख रहा है कि हम एकदम साथ आ जाएंगे और इकट्ठे संकेत बैठ जी, जाएंगे, संकेत मैंने जी, फिर मेरा कहा एक सीधा सवाल मैंने आपके फिर हिसाब कहा से है। भारतीय जनता पार्टी 50% के जो वोट है हाँ। उसको लक्ष्य को लेकर काम करती है चलिए। और हर जगह हम 50% से ज्यादा वोट चलिए, लेकर लेकिन जो वो है दूसरी जीतने तरफ की भी कोशिश 50% है, ये बात हो रही है। हाँ, संकेत जी देखिए, भाटी जी, बीजेपी जल्दी से। कोई चुनाव लड़ने की मशीन होगी, उनको जनता से तो कोई मतलब है नहीं, उनके रोजमर्रा के जो इश्यूज हैं उनसे कोई सरोकार नहीं है इनका। ये सिर्फ चुनाव की बातें करते हैं, चुनाव जीतने के। अभी ये चुनाव से पहले ये कह रहे थे मेघालय में कि भ्रष्टाचार बहुत है, अब जाके हाथ मिला लिया भ्रष्टाचार से ही। अभी ये परिवारवाद गा रहे थे, अब उन्हीं से आके हाथ मिला लिया। जो सो कॉल्ड परिवारवाद ये कहते हैं, हालांकि इनके पार्टी में इनसे बड़ा 70 से 80 नेता ऐसे हैं जो परिवारवाद सामने दिखाई देता है, लेकिन इनका ये सारी चीज़ें करने के बाद ये सब एकदम दूध के धुले हो जाते हैं। ये बहुत जल्दी हम सवाल विपक्षी जो एकता की बात कर रहे हैं। हाँ, आपका सवाल जो है बड़ा मौजू है। और देखिए, विपक्षी एकता तो होकर के रहेगी, चाहे अरविंद केजरीवाल अपना भटिंडा का रास्ता पकड़े या ममता दीदी जो है वो गंगा सागर का रास्ता पकड़े। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट जो है वो आने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, लेकिन संकेत जी, विपक्षी एकता जब भी हुई है इस देश के अंदर तो कुछ परिस्थितियों वश हुई है। 1900 वो परिस्थिति आ गई, वो परिस्थितियां बन रही हैं, ऐसा विपक्ष को लगता है और देश की जनता को भी ऐसा कहीं लग रहा है कि इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, अब मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। ये जो वक्त क्योंकि खत्म विपक्षी एकता होना संभव ही नहीं है। मैं आपको चलिए देखते हैं, हम देखेंगे। तो देखा जाए। पैसा बहुत आया है, आज ही 6 करोड़ पकड़ा गया है कर्नाटका में। वक्त खत्म हो गया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी मुकाबला जारी रहेगा। राष्ट्रीय स्तर की बात आती है, अभी त्रिपुरा की बात है तो 36% सीपीआई और कांग्रेस को मिला है, 20% त्रिमोता को मिला है, प्रज्योत जी को मिला है, वो 56% हो जाता है। हमारी ये कमी वहां जरूर रही है, एंटी इनकम्बेंसी जम के थी वहां पर। हमारी कमी ये जो रही है कि हम एक सेकंड अतुल जी, मैं तो नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्यों के नतीजों से आगे जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अब आगे क्या, तो वो सीख क्या है? मैं सत्यप्रकाश जी आपसे जानना मेरी बात चाहता हूं। पूरी नहीं हुई, जो प्लेन्स की बात कर रहा था। देखिए, अभी महाराष्ट्र में पिछले साल भर में जितने भी चुनाव हुए, बाई इलेक्शंस, जितने भी बाई इलेक्शंस हुए, चाहे वो विदर्भ में हो, मराठवाड़ा में हो, पश्चिम महाराष्ट्र में हो, हर जगह चुनाव हारे। विशेषकर कस्बा जो इनका गढ़ रहा है और नागपुर, ये दोनों जगह चुनाव 2-2 बार हारे हैं, एक बार नहीं। जनता के मुद्दे होते हैं, ये गठबंधन किसी जैसे कन्वीनियंस के गठबंधन ज़्यादा दिन चलते नहीं हैं। आपको किसी विचारधारा के साथ चलना होगा। जिस तरह से हम समाजवादी लोग हैं, असमानता की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आप संविधान के मूल्यों की बात करें तो उसके आधार पर हम हर उस पार्टी के साथ है जो इन मूल्यों के साथ है।